दोस्तों, टीचर्स डे की आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप सब लोगों को द्वारा इतना सम्मान मुझे दिया जाता है, उसके लिए मैं सच में आप सबका आभारी हूं। इतने व्हाट्सएप पे, इतने टेलीग्राम पर मेरे मैसेज आ रखे हैं, इतने विशेष आ रखे हैं, तो सबके लिए बहुत बहुत थैंक यू। दोस्तों, जो मूल विधि की क्लास है वो कंटिन्यू रहेगी, पूरी मूल विधि आपको पढ़ाई जाएगी, परेशान ना हो। मैं 2 दिन से मूल विधि की क्लास नहीं डाल पाया था क्योंकि थोड़ा बिजी था, तो लोगों के इतने सारे मैसेज आ रहे हैं स्टूडेंट्स के, तो मुझे अच्छा लगा कि लोग इसके लिए इंतज़ार कर रहे हैं क्लास के लिए। और क्यों ना करें कि ऐसा पॉइंट टू पॉइंट मटेरियल मैं दे रहा हूँ आप सब लोगों को जो आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अनर्गल चीज़ें नहीं पढ़ा रहा हूँ, केवल वही चीज़ें जो पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें आपको बताई जाएंगी यहाँ। तो चलिए एक और नई क्लास स्टार्ट करते हैं मूल विधि की। तो सबसे पहले मैं बता दूं आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले तो आप लोग ये जान लीजिए कि मानवाधिकार में क्या क्या अधिकार आते हैं। नागरिक अधिकार आता है, राजनैतिक अधिकार आता है, आर्थिक अधिकार आता है, ठीक है, सामाजिक अधिकार आता है और सांस्कृतिक अधिकार आता है। मतलब एक मानव के लिए मानवाधिकार में ये सारे अधिकार इंक्लूड होते हैं, किसी भी मानव के लिए, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो। ठीक है दोस्तों, आप सब लोगों को बता दूं कि पर्सनल मेंटरशिप प्रोग्राम स्टार्ट हो चुका है, आप जाकर वहाँ एनरोल कर सकते हैं। एक बार मैं फिर से क्लियर कर दूं कि वहाँ आपको पढ़ाया नहीं जाएगा, वहाँ आपको मटेरियल नहीं दिया जाएगा। जो चीज़ क्लियर है वो क्लियर करके चलूँगा। और वहाँ आपको एक डेली 8 घंटे का टारगेट दिया जाता है। उसका फ़ायदा ये होता है कि आपको एक तो लत लग जाती है 8 घंटे के पढ़ने की, और अगर वो 90 दिन तक चलेगा, अगर आप 8 घंटे 90 दिन तक पढ़ते हैं तो आप कितना इम्प्रूव कर जाएंगे आप खुद सोच सकते हैं। आप 30 से 35 दिन बाद खुद देखेंगे कि मुझ में कितना इम्प्रूवमेंट हो गया है, मैंने कितना सिलेबस अपना कवर कर लिया है, और आपके टेस्ट में नंबर बढ़ेंगे 100%। क्योंकि ऐसा होता है ना, जब आप सेल्फ से पढ़ते हैं तो उसमें आप कितना भी पढ़ लें लेकिन कुछ ना कुछ टॉपिक आपका छूट जाता है। वो टॉपिक जब एग्ज़ाम में आता है, टेस्ट में आता है, तो वहाँ से क्वेश्चन हो नहीं पाता है, नंबर कम आते हैं, आप डिप्रेशन हो जाते हैं, ठीक है, डिप्रेस्ड हो जाते हैं। तो कुछ भी टॉपिक छूटेगा नहीं, कोई भी सब्जेक्ट छूटेगा नहीं। उसमें क्या होता है मैं आप लोगों को बता दूं, उसमें आपको दिया जाता है कि आज आपको मैथ में ये पढ़ना है, आज आपको रीजनिंग में ये पढ़ना है, आज आपको हिस्ट्री में ये पढ़ना है, आज आपको पॉलिटी में ये पढ़ना है। वो सारी चीज़ें दी जाती हैं और एक टारगेट सेट कर दिया जाता है। अगर आप ब्लाइंडली उसको फॉलो कर लेंगे ना, तो सच में आपका एक इम्प्रूवमेंट आप खुद देखेंगे। मैं नहीं बताऊँगा, आप खुद उसमें इम्प्रूवमेंट देखेंगे। पढ़ाने वाले तो बहुत मिल जाएंगे आपको, आप स्टडी मटेरियल कहीं से भी ले सकते हैं, बुक कहीं से भी ले सकते हैं, लेकिन पर्सनल मेंटरशिप वो बहुत कम लोग आपको दे पाते हैं, और वही जिसने वो एग्ज़ाम पास किया हो वो दे रहा है, तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। तो चलिए शुरू करते हैं। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में, इसमें संशोधन हुए हैं 2006 और 2019 में संशोधन हुए हैं। नोट करते चलिएगा, नोट्स बनाते चलिएगा, पूरी मूल विधि कंप्लीट की जाएगी। यूएनओ ने कब इसको लागू इसकी घोषणा की थी? 10 दिसंबर 1948 में यूएनओ ने इसकी घोषणा कर दी थी। एक नोट इसमें लगाइएगा आपके, इस अधिनियम में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन होता है, राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन होता है, और मानवाधिकार न्यायालय का, इन 3 का इस अधिनियम में गठन होता है। ठीक है, तो आगे इसमें चलते हैं। ये कब लागू हुआ हमारे देश में, भारत देश में कब लागू हुआ? 28 सितंबर 1993। बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, इसको याद रखिएगा जरूर। 28 सितंबर 1993 में ये लागू हुआ। और ये अधिनियम कब बना? अधिनियम कब बना? ये बना 8 जनवरी 1994। ठीक है, ये कानून कब बना? 8 जनवरी 1994 में कानून बना, जब राष्ट्रपति जी के इस पर साइन हो गए, तब जाकर ये कानून बना। देखिए 10 दिसंबर 1998 में यूएनओ ने घोषणा की, इसीलिए 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस बनाया जाता है। आप सब लोग बेहतर तरीके से जानते हैं इस चीज़ में। ठीक है, तो इसमें कुल 8 अध्याय हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में 8 अध्याय हैं, 43 धाराएं हैं इसमें। ठीक है, और ये संपूर्ण भारत में लागू है। जब पहले ये लागू हुआ था तब उस टाइम पे जम्मू कश्मीर में लागू नहीं था, लेकिन अब धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में भी अब ये लागू हो चुका है। अब बहुत दिन दोस्तों आप सब लोगों के पास नहीं बचे हैं। अब आपको पढ़ाई का एक लेवल ऊपर करना पड़ेगा। आपको डेली 8 से 10 घंटे पढ़ने ही पड़ेंगे अगर आपको सिलेक्शन लेना है, दूसरे लोगों से आगे निकलना है। और अगर आप ऐसा नहीं करते तो आप बहुत पीछे रह जाएंगे। आप लकीर के फ़कीर मत बनिए कि बुक उठाया पढ़ना शुरू कर दिया। वो टारगेट देखिए, कंप्लीट करिए उन टारगेट्स को। आपको उसके अलावा सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको उसके अलावा जो टारगेट दिए जा रहे हैं उसके अलावा पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। उसमें सब कुछ इंक्लूड है, आपके करंट अफेयर्स भी, आपका हिंदी भी, आपकी मूल विधि भी, सब कुछ उसमें इंक्लूड है। यूपीएसआई और यूपी कांस्टेबल के लिए, दोनों के लिए अलग अलग टारगेट उसमें सेट करके दिए गए हैं। और 90 दिन तक ये आपके लिए चलेगा। सुबह 5 बजे आपको टारगेट मिल जाया करेगा। आप वहाँ से टारगेट पूरे दिन में, मुझे नहीं लगता कि
एक जॉब लेने के लिए, बेस्ट जॉब लेने के लिए 24 घंटे में से आप 8 घंटे नहीं निकाल पाएंगे। 8 घंटे तो नॉर्मली आप निकाल ही लेंगे, और इतना पढ़ना जरूरी भी है अगर आपको सिलेक्शन लेना है। टाइम निकलता जा रहा है दोस्त। आप सब लोग ये देखें कि कब तक आप बेरोजगार ऐसे ही रहेंगे। अभी रक्षाबंधन गया, आप सब लोगों ने ये सोचा हो कि यार नेक्स्ट रक्षाबंधन पर मुझे हाथ में जॉब होनी चाहिए, चाहे मुझे कितनी भी मेहनत क्यों ना करनी पड़े। कोई भी त्यौहार आपका आता है, कोई भी न्यू ईयर आता है, तो आपको यही, आपके दिमाग में यही चलता है कि नेक्स्ट ईयर इस दिन को मेरे हाथ में जॉब होनी चाहिए। और फिर आप क्या काम करते हैं, 2-3 दिन तक तो आपके मन में जोश रहता है, लेकिन उसके बाद फिर से वही अपना जो पुराना रूटीन है वही शुरू कर देते हैं। वेब सीरीज़, घूमना, दोस्तों के साथ मस्ती करना, मूवीज़ देखना, सोना बाबू से बात करना, वो सब छोड़ दो यार। ये कुछ ही दिन के आपके अच्छे लगते हैं, उसके बाद कोई पूछेगा भी नहीं आपको अगर आपके हाथ में जॉब या पैसा नहीं होगा। ध्यान रखना ये बात। तो मेहनत करिए, दबा के मेहनत करिए, और ये प्रण ले लीजिए यार, अभी 4-5 महीने जो इस साल में बचे हैं, 4-5 महीने, उसमें आपको इतनी मेहनत करनी है कि आप आने वाले 60 साल तक एक अच्छी लाइफ जी सकें। केवल ये 4-5 महीने अपने आप को बंद कर लो किसी कमरे में, किसी लाइब्रेरी में, और लग जाओ यार मेहनत करने। इस बार छोड़ेंगे नहीं, वैकेंसी लेकर रहेंगे, एक वैकेंसी अपने नाम कर रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। 8 घंटे कह रहे हैं आप, 10 घंटे भी चाहे पढ़ना पड़े, हम पढ़ेंगे। आपके मन में ये आना चाहिए, हम पढ़ेंगे और सिलेक्शन लेकर रहेंगे, ठीक है। तो आ जाइए धारा 2 में। धारा 2 में इसमें परिभाषा दी गई है, सब चीज़ की परिभाषा धारा 2 में दी गई है। देखिए मोस्टली अधिनियम की परिभाषा धारा 2 में ही दी जाती हैं। कुछ अधिनियम ऐसे हैं, बहुत कम अधिनियम ऐसे हैं जिसमें धारा 1 में उनकी परिभाषा दी गई है, नहीं तो मोस्टली धारा 2 में उसकी परिभाषा दी गई है। मानवाधिकार की परिभाषा दी गई है, कौन अधिकारी होगा उसकी परिभाषा दी गई है, सबकी परिभाषा धारा 2 में दी गई है। देखिए इसके बाद मैं आपको MCQ भी कराऊंगा, इसके जो भी चीज़ छूट जाती हैं वो MCQ में कवर हो जाती हैं। आपको पूरा अधिनियम 2 वीडियोज़ में पूरा कवर करा दूंगा, ठीक है। धारा 3 में आ जाइए। धारा 3 में है मानवाधिकार आयोग का गठन कौन करता है, इसको करती है केंद्र सरकार द्वारा से गठन होता है, ठीक है। धारा 3 में इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रा इंपॉर्टेंट लगाइए। धारा 3, मानवाधिकार आयोग का गठन किस धारा में किया जाता है और इसको कौन करता है, ठीक है, तो केंद्र सरकार करती है। धारा 4 में आ जाइए। धारा 4 में है कि राष्ट्रपति आयोग, मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति क्या काम करता है, जो मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं, उनके सदस्य, उनकी नियुक्ति करता है। किस धारा में, याद करते चलिए, नोट्स बनाते चलिए। धारा 4 में किया गया है। धारा 5 में आ जाइए। धारा 5 में कहा गया है कि राष्ट्रपति जो अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की है राष्ट्रपति ने, उन्हें हटा भी सकता है। धारा 5 में, ठीक है, उनको हटा भी सकता है। राष्ट्रपति के पास ये शक्तियाँ होती हैं कि उनके। चलिए तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो धारा 6 में क्या कहा गया है। धारा 6 में कहा गया है कि अध्यक्ष एवं सदस्यों की पदावधि, ये पहले 5 वर्ष थी जब ये लागू हुआ था, लेकिन उसके बाद धारा 2019 में संशोधन हुआ। मैंने आपको बताया था 2019 में इसका संशोधन हुआ था। तो 2019 में ये कहा गया है कि 5 वर्ष नहीं करके इसको 3 वर्ष कर दिया गया है। अब इसकी जो भी पदावधियों के सदस्य अध्यक्ष की वो 3 वर्ष हो गई है 2019 के बाद में। तो 2019 में दूसरा संशोधन हुआ, इसको नोट करिएगा। दूसरा संशोधन हुआ कि 2019 में संशोधन में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के अलावा उच्च न्यायालय का जज भी हो सकता है। मतलब इसका क्या है, इसका मतलब ये है कि पहले क्या होता था कि सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश थे उन्हीं को इसका अध्यक्ष बनाया जाता था, लेकिन 2019 के बाद में संशोधन कर दिया गया कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के अलावा हाई कोर्ट के जो जज होंगे उनको भी इसका अध्यक्ष बना दिया जाएगा, ठीक है। तो ये 2019 में इसका संशोधन हुआ। एक और नोट लिखिए, अध्याय 3 में कहा गया है कि आयोग के कार्य और उसकी शक्तियाँ दी गई हैं अध्याय 3 में, ठीक है। अब धारा 18 में आ जाते हैं। धारा 18 में क्या गया, देखिए मानवाधिकार आयोग का निचोड़ धारा 18 में ही है। इसी के लिए धारा 18 के लिए ही इस पूरा अधिनियम बनाया गया। धारा 18 में कहा गया है कि मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष या सदस्य जांच के दौरान तथा जांच के पश्चात आयोग की कार्यवाही के संबंध में प्रावधान इसमें दिया गया है धारा 18 में। इसका मतलब क्या है, मैं बहुत इजी तरीके से आपको समझाता हूँ। किसी भी लोक सेवक ने कोई भी मानवाधिकार का उल्लंघन किया है किसी भी व्यक्ति के प्रति, तो उसको संबंधित राज्य सरकार से उसके प्रति कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए जाते हैं। और जो मानवाधिकार के अध्यक्ष होते हैं उनके द्वारा राज्य सरकार को पीड़ित व्यक्ति को प्रतिकार देने के लिए कह सकते हैं। मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायालय में जाकर भी उसको सज़ा देने की बात कर सकते हैं, उस पर कार्रवाई करने की बात कर सकते हैं। तो ये होता है धारा 18, जो मेन रोल है धारा 18 का ही है। तो इसको ज़रूर याद रखिएगा धारा 18 में क्या चीज़ कही गई है।
आने वाली वीडियोस में आपको एमसीक्यू, बची हुई धाराएं और एमसीक्यू करा दी जाएंगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। बने रहिएगा हमारे साथ। जय हिंद।